बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। अब जो हम सब्जेक्ट स्टडी करने जा रहे हैं वो इंग्लिश, और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स में ग्रामेटिकल आपके अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो पार्टिसिपल को आइडेंटिफाई करना इट्स अ लिटिल बिट ट्रिकी, क्योंकि इसकी जो फॉर्मेशन है वो भी जेरेंट्स की तरह वर्ड से हो रही है। डेफिनेशन की तरफ हम मूव करते हैं। पार्टिसिपल इज अ वर्ड फॉर्म फ्रॉम अ वर्ड व्हिच कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। आपके पास जो पार्टिसिपल है वो वर्ड से फॉर्मेट हो रहा है, जो उसका लिंक है वो बेस वर्ड से आपका पार्टिसिपल बन रहा है, लेकिन जुमले में पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है। तो हर वो लफ्ज एडजेक्टिव कहलाता है जो हमारे पास नाउन या प्रोनाउन की खूबी या खामी को बता रहा होता है, वो तमाम वर्ड्स एडजेक्टिव है। तो पार्टिसिपल भी आपके पास होता वर्ड की फॉर्म में है, लेकिन जुमले में उसका जो फंक्शन है वो एज एन वर्ड नहीं होता, वो एज एन एडजेक्टिव परफॉर्म कर रहा होता है। इसके बाद हम टाइप्स की तरफ मूव करेंगे। तो टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल में जो हमारे कोर्स में शामिल है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। Present participle is formed when we add ing with first form of verb। जब आप बेस वर्ड के साथ ing लगा देते हैं तो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है, लेकिन ये वर्ब का फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। In present participle, first form of verb plus ing performs the function of an adjective। ये एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमारे पास जो जेरेंड है वो भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी होता है, लेकिन वो भी जुमले में वर्ब का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता, वो एज एन नाउन एक्ट कर रहा होता है हमारे पास सेंटेंस में। अब जो पार्टिसिपल है ये भी वर्ब से बेस वर्ब से लिया गया है, लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान में रखिए कि जेरेंड एज एन नाउन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और पार्टिसिपल हमारे पास एज एन एडजेक्टिव फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड में यही आपकी आइडेंटिफिकेशन है कि आपने जुमले में उस वर्ड का फंक्शन देखना है कि वो वर्ड आपके पास फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है। एग्जांपल्स की तरफ मूव करेंगे। लुक एट द रीडिंग बॉय। अब जो रीडिंग है ये क्वालिटी बता रहा है बॉय की, कौन से लड़के की तरफ देखिए। अब बॉय आपके पास नाउन है इस जुमले में, और रीडिंग जो है ये वर्ड है, लेकिन यहाँ पर ये फंक्शन एडजेक्टिव का परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये हमारे पास बॉय की खूबी या खामी को, इसकी खसूसियत को, उसकी क्वालिटी को बता रहा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्जांपल, बॉइलिंग वाटर हैज हाई टेम्परेचर। अब जो बॉइलिंग वर्ड है बेसिकली ये है तो वर्ड, लेकिन यहाँ पर हमें देखना है कि क्या आया ये जुमले में वर्ड ही का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो देखिए ये हमारे पास वाटर अगर हम देखें तो ये हमारे पास नाउन है, और जो बॉइलिंग है ये इस वाटर की खुसूसियत बता रहा है कि कौन सा पानी, किस पानी का हाई टेम्परेचर है। तो ये जो बॉइलिंग है ये वाटर की खुसूसियत बयान करते हुए हमारे पास यहाँ पर एज एन प्रेजेंट पार्टिसिपल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद हम मूव करेंगे पास्ट पार्टिसिपल की तरफ। पास्ट पार्टिसिपल इज फॉर्म व्हेन वी ऐड ed विद द बेस वर्ड। अब जो पास्ट पार्टिसिपल है ये हमारे, जब आप किसी भी वर्ड के साथ ed लगा दें तो वो आपके पास पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है, सिर्फ उस सूरत में जब वो आपके पास एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो। यहाँ पर भी इस चीज़ को जहन में रखते हैं कि जिस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारे पास फंक्शन एज एन एडजेक्टिव परफॉर्म कर रहा होता है, इसी तरह से पास्ट पार्टिसिपल भी हमारे पास एज एन एडजेक्टिव ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उसकी फॉर्मेशन में फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपके पास वर्ड के साथ में ing आ जाता है, और पास्ट पार्टिसिपल में आपके पास वर्ड के साथ ed का एडिशन आता है। इसके साथ में जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास, पास्ट पार्टिसिपल इज आल्सो यूज्ड व्हेन वी हैव टू एक्सप्रेस एन पैसिव एक्शन। जब आपने पैसिव जुमला बनाना है उसके अंदर जो आप एक्शन डिपिक्ट कर रहे होते हैं वो एक्शन भी आपके पास पास्ट पार्टिसिपल में इंक्लूड होता है। इसके साथ में देखिए एक और पॉइंट हमने ऐड किया है, पास्ट पार्टिसिपल इज आल्सो मेड बाय यूजिंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब कुछ ऐसे हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पार्टिसिपल्स आते हैं जिसमें हम ed लगा देने से हमारे
फॉर्म बॉट है वो ईडी लगा देने से नहीं बना आपके पास पास्ट पार्टिसिपल, उसके लिए एक डिफरेंट पैटर्न है जिसको हमने फॉलो किया है। ईड की अगर हम थर्ड फॉर्म लेते हैं तो एट, तो एट भी आपके पास ईडी लगा देने से पास्ट पार्टिसिपल उसका नहीं बन रहा, आपने एक डिफरेंट पैटर्न उसको बनाने के लिए फॉलो किया है। अब आपने यहाँ पर देखना है कि जब आपके पास ईडी वर्ड के साथ आ जाए या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड आ रही हो, जिस तरह से भी मैंने एग्जांपल दिया आपको बॉट की, एट की, अब ये वर्ड आपके पास आ रहे हो थर्ड फॉर्म की सूरत में, लेकिन ये यहाँ पर जुमले में वर्ब का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते, ये एज एन एडजेक्टिव फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उस वर्ब को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास जुमले में पार्टिसिपल है। एग्जाम्पल देखेंगे आप, बॉइल्ड वाटर हैज हाई टेम्परेचर। अब यहाँ पर देखिए यही वर्ड था जिसको मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी यूज किया, और इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने वही वर्ड लिया है और मैंने पार्टिसिपल की टाइप चेंज कर दी है। यहाँ पर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल था, आपके पास आईएनजी यूज हो रहा है, यहाँ पर वो उसी को हमने ईडी लगा देने से हमने उसको पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, वी आर टायर्ड। दिस इज एन पैसिव एक्शन, हम थक चुके हैं। अब ये टायर्ड जो है बेसिक ये यहाँ पर है वर्ब, लेकिन देखिए आप फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, वहाँ पर वी की खसूसियत, वी की हालत को इंडिकेट कर रहा है, वी आपके पास प्रोनाउन है। हमने एडजेक्टिव की यही डेफिनेशन पढ़ी है कि एडजेक्टिव हमारे पास नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि टायर्ड हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल है क्योंकि वो वी आपके प्रोनाउन की खसूसियत को बता रहा है। ये था स्टूडेंट्स हमारा 11th मई का लेक्चर, और आपने इसको अपनी कॉपीज पर नोट डाउन भी करना है, और आपने प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल्स की 5 मोर एग्जांपल्स अपनी कॉपीज पर नोट डाउन करनी है। थैंक यू। Dear students, Assalamu alaikum. Today date is 11th May and day is Monday. Okay, let's start today's lecture. Please note of diary exercise 3.2 question number 5 plus 6 on neat registers and exercise 8.2 question number 5 plus 6 on rough registers. ठीक है, यहाँ पे rough registers पे करते हैं। Question 5 is simply read out the better the mark price of a book is ₹480. ठीक है, the shopkeeper offers a discount of 10% and still gains 8%. Means कि शॉपकीपर उनको 10% का डिस्काउंट जो है ऑफर करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसको 8% का जो है प्रॉफिट हो रहा है। फाइंड द प्राइस एट व्हिच द शॉपकीपर परचेज इट। ठीक है, अच्छा जी, कॉस्ट प्राइस आपको प्राइस फाइंड करनी है कि जिसपे शॉपकीपर ने इसको खरीदा है, लेकिन इसमें दो कंडीशन है, एक डिस्काउंट 10% पे और एक स्टिल गेन्स 8% प्रॉफिट पे। दो कंडीशन बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आपके पास ऐसे है, अकॉर्डिंग आप लिखेंगे दो कंडीशन है, तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक आपके पास हो जाएगा कि मार्क प्राइस ऑफ अ बुक के बुक की मार्क प्राइस है ₹480। ठीक है, उसके बाद आपको गिवन है डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट आपके पास है 10% का, आपको इसके अकॉर्डिंग सेल प्राइस नहीं गिवन, आप मार्क कर लें। ठीक है, आप इसे सपोज करें कि हमारे पास मार्क प्राइस जो है, मार्क प्राइस एक हम बताते चलो कि आर्टिकल के ऊपर जो प्रिंटेड फॉर्म में प्राइस होती है वो हमारी होती है मार्क प्राइस। सेल प्राइस आपके पास जो है नहीं गिवन। अगर हम हमारे पास देखिए, हम मार्क प्राइस सपोज कर लेते हैं, लेट करते हैं मार्क प्राइस हमारे पास ₹100 है। ठीक है, अब ₹100 में हमें 10% का डिस्काउंट है, इसका मतलब हम डिस्काउंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं 10% ऑफ ₹100। ठीक है, या ऑफ मार्क प्राइस, तो 10% मींस कि 10 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ₹100, कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ₹10 का आपको डिस्काउंट पता चल गया। उसके बाद आपके पास है सेल प्राइस। अब सेल प्राइस वाले निकालना कोई मुश्किल नहीं है, सेल प्राइस हम निकालेंगे। ठीक है, सेल प्राइस हमारे पास हो जाएगी ₹100। ठीक है, ₹100 में से आपने जो है, या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इसे मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, मार्क प्राइस आपके पास ₹100 माइनस ₹10 हो गया, ये हमारे पास हो गया ₹90। ठीक है, सिंपल आप लिखेंगे कि अगर ₹100 पे 90 सेल, हमें सेल प्राइस कैलकुलेट करनी है ना, तो जैसे आप कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस की बनाते थे यूनिटरी मेथड में, अब हमें सेल प्राइस कैलकुलेट करनी है, तो आप लिखेंगे इफ मार्क प्राइस इज ₹100 देन सेल प्राइस इक्वल्स टू आपके पास होगी ₹90।
If mark price is ₹1, then sale price is equal to ₹90 divided by ₹100. ठीक है, या रुपीज से कैंसिल हो जाएगा, जीरो कैंसिल जीरो हो जाएगा, तो 9/10 का रिजल्ट आ जाएगा। एक मार्क प्राइस इज रुपीज आपके पास है 480, देन सेल प्राइस इक्वल्स टू 9/10 मल्टीप्लाई बाय ₹480। सिंप्लीफाई करें सारे रिजल्ट को, आपके पास 9 × 48 आता है, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ₹432। ये हमारा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जो है रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब आप आते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। बेटा जी सेकंड कंडीशन में उन्होंने कहा था कि वो स्टिल 8% का जो है उसको अभी भी प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सेकंड कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड कंडीशन में आपके पास हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अच्छा, इसमें सेल प्राइस हमें पता चल गया कि ₹432 आ गए, जो कि हमने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कैलकुलेट की। अब उन्होंने कहा था कि उसको डिस्काउंट देने के बाद भी शॉपकीपर को 8% का स्टिल जो है प्रॉफिट हो रहा है 8% का, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे, इसमें हम सपोज कर लेंगे कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास जो है, जो हमने बेसिक कैलकुलेट कर ली है, वो हम सपोज करेंगे ₹100, ठीक है। प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है, तो वो हमें ₹100 का, ठीक है। अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, कॉस्ट प्राइस ₹100 पे, ठीक है। आपने इसको कैसे करना है, आपके पास जो है प्रॉफिट परसेंट ऑफ ₹100। प्रॉफिट परसेंट का मतलब है आपके पास 8% मल्टीप्लाई बाय ₹100, तो 8% 8/100 मल्टीप्लाई बाय ₹100, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ₹8 का, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट। ओके बेटा जी, नेक्स्ट स्टेप आपके पास है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। प्रॉफिट आ गया हमारे पास, हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है। हमें इस प्रॉफिट आ गया, इस कॉस्ट प्राइस के लिए सेल प्राइस कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सेल प्राइस हमारे पास आ गई कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस हमारे पास है ₹100 प्लस ₹8, जो कि हमारे रिजल्ट आ गया ₹108, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि अगर सेल प्राइस हमारे पास ₹108 है, देन हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो होगी वो होगी ₹100। ये हम लोगों ने पहले कंडीशन से यूज की कि हमारी इस कंडीशन में सेल प्राइस भी गिवन है, कॉस्ट प्राइस भी गिवन है। जब हम थर्ड कंडीशन यूज करेंगे, दरमियान में हम 1 करेंगे, इफ सेल प्राइस इज ₹1, देन कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू ₹100 डिवाइडेड बाय ₹108। कैंसिलेशन हो गई, यूनिट 2 5 are 10, 0 2 5 are 10, 2 4 are 8, अगेन करेंगे 2 2 2 are 4, 2 5 are 10, 2 2 are 4, 2 7 are 14। रिजल्ट इज 25/27। यूनिटरी मेथड में अगर आपके पास दरमियान में 1 की वैल्यू आ जाए, तो आप आपने जितने मर्जी की सेल प्राइस कैलकुलेट करनी अमाउंट पे इजीली आपकी कॉस्ट प्राइस आ गई। अब हम कहेंगे अगर सेल प्राइस जो है हमारे पास ₹432 है, उसके अकॉर्डिंग हमारी कॉस्ट प्राइस होगी, देन कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू जो 1 वाली आई आपके पास फिगर, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ₹432 के बाद। 24 को 432 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको 27 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, फाइनली रिजल्ट आ जाएगा ₹400, जो कि हमारी रिक्वायर्ड आंसर भी, रिक्वायर्ड कॉस्ट प्राइस भी है। यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पे हमारा एंड हुआ। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट नोट करूं बेटा जी, आप देखें बहुत आसान है, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन है। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6, a trader marked his goods in such a way that offers allowing a discount of 10%, he gains 15। सेम आपका जैसे ऊपर वाला आपने क्वेश्चन किया था कि कुछ चीजों को सेल कर रहे हैं, उसमें डिस्काउंट उसको 10% है, लेकिन स्टिल वो 15% उसमें प्रॉफिट ले रहा है, और उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है ₹720। व्हाट इज इट्स मार्क प्राइस, ठीक है। मतलब कॉस्ट प्राइस गिवन है, आपको सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 6, लेट मार्क प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है, रुपीज आपके पास ये नहीं गिवन, तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये ₹100 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है इसकी फर्स्ट कंडीशन है, डिस्काउंट हमारे पास जो है वो हमारे पास स्टिल जो है 10% है, ठीक है। अच्छा, अब हमें डिस्काउंट फाइंड करना है, डिस्काउंट हमें फाइंड करना है, ठीक है, ऑफ
₹100, डिस्काउंट मीन 10% ऑफ मार्क प्राइस। अब हमारे पास है 10% मीन्स कि 10/100 ऑफ मीन मल्टीप्लाई बाय 20/100, हमारे पास आ गया ₹10। अच्छा, सेल प्राइस हमें अब इस मार्क प्राइस के अकॉर्डिंग सेल प्राइस फाइंड करनी है। सेल प्राइस हमारे पास होगी ₹100 माइनस ₹10, जिसका फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं आपके पास मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज किया आप, ठीक है, सेल प्राइस के लिए। रिजल्ट इज ₹90। ठीक है, अब यूनिटरी मेथड को अकॉर्डिंग टू यूनिटरी मेथड आप कहेंगे कि इफ सेल प्राइस इज ₹90 देन आपके पास जो है मार्क प्राइस, वो हमने क्या कैलकुलेट की थी, हमारे पास आ गई थी अगर ₹100 जो कि हमने डेबिट की, इफ सेल प्राइस इज ₹1 देन मार्क प्राइस इक्वल्स टू 100/90। ठीक है, इनके साथ रुपीस का यूनिट है, 0 0 से कैसे हो जाएगा, ठीक है, 10/9 आपके पास इधर आ जाएगा। इफ सेल प्राइस इज ₹720 देन आपके पास आ जाएगा मार्क प्राइस आ जाएगा, जो 1 वाली अमाउंट आई है उसको मल्टीप्लाई कर दें आप ₹720 के साथ। ठीक है, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा सिंपलीफाई करने के बाद ₹800। ठीक है, अब आप देखिए कि उसने कहा था कि सेकंड कंडीशन में आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। उसने कहा था कि टिल वो जो है 8% का प्रॉफिट गेन कर रहा है। इसका मतलब है कि देखिए उसने यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में कहा था कि उसको डिस्काउंट देने के बाद उस शॉप में को 15% का डिस्काउंट हो रहा है। आप लिखेंगे कि हमें प्रॉफिट परसेंट गिवन है 15%। ठीक है, हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, ये हमें फॉर्मूले में चाहिए। प्रॉफिट का फॉर्मूला है मतलब 15% ऑफ हमारे पास जो आई है मार्क प्राइस। ठीक है, 15% मल्टीप्लाई बाय ₹800। ठीक है, 15% मीन्स कि 15/100 मल्टीप्लाई बाय 800। सिंप्लीफाई करें, कैलकुलेशन करें, आपको रिजल्ट आ जाएगा ₹120 जो कि हमारे पास आ गया प्रॉफिट। अब आपको मार्क प्राइस चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि जो हमारे पास प्रॉफिट आया प्लस जो हमारे पास जो है मार्क प्राइस ऊपर आई थी ₹800, जो कि आ जाएगा ₹120 प्लस ₹800, जो कि फाइनल रिजल्ट आ जाएगा ₹920। बेटा जी ये आपकी रिक्वायर्ड मार्क प्राइस है, आपको रिक्वायर्ड मार्क प्राइस जो कि इन्होंने आपसे डिमांड की थी। 11th में लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हुआ है बेटा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।